सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट पार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन. DNA replication, you can consider it is one of the very important, one of the most important molecular process. As the name indicate, DNA replication. ये important इसलिए भी है कि यही वो प्रोसेस है जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करेगा, जिसको हम इनहेरिटेंस और जेनेटिकल फिनोमिनन जो हम कहते हैं उसकी शुरुआत यही से होती है. डीएनए रेप्लिकेशन एक लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज और रेप्लिका ऑफ डीएनए. ठीक है, रेप्लिका कहने का मतलब क्या है? एग्जैक्ट कॉपी, क्लोन, बिल्कुल रेप्लिका. ठीक है, इस तरह का जो प्रोसेस है किसी और बायोमोलिक्यूल में नहीं मिलता. दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, ऑल्दो देयर आर रेयर एक्सेप्शन दैट इट हैज बीन फाउंड इन आरएनए, स्पेशली इन राइबोवायरस. कुछ आरएनए में भी रेप्लिकेशन है, जो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रहता है वायरस में. इसके अलावा ऐसा कोई बायोमोलिक्यूल नहीं है जिसमें रेप्लिकेशन होता है. देखिए, सारे बायोमोलिक्यूल को हम कहते हैं सिंथेसिस होता है, बट डीएनए के लिए एप्रोप्रिएट टर्म है रेप्लिकेशन. और डीएनए अपना खुद का ही रेप्लिकेशन करता है, एग्जैक्ट कॉपी बना. कभी कार्बोहाइड्रेट से यूं कार्बोहाइड्रेट बनते नहीं देखा हमने, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता, और कोई बायोमोलिक्यूल इस तरह से अपने प्री एग्जिस्टिंग से ही नहीं बनता, केवल डीएनए बनता है. डीएनए को इसीलिए लिविंग मॉलिक्यूल कहा जाता है. जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके प्रोजेनी बनाता है ना, वैसे डीएनए मॉलिक्यूल एक तरह से अपनी प्रोजेनी बना रहा है, अपनी कॉपीज बना रहा है. ये लिविंग मॉलिक्यूल कहा जाता है, एक तरह की लिविंग प्रॉपर्टी है ये डीएनए की. ठीक है, और ये एग्जैक्ट कॉपी रिप्लिका बनाते हैं. नेचर ने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया है कि डीएनए हमेशा पुराने डीएनए से ही आगे नया बनता जाएगा. एकदम से ऑल ऑफ सडन पूरा डीएनए नया नहीं बनता, और जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है वो यूं की यूं कॉपी होती चलती है जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, रिप्लिकेशन. जब हम इसको नेचर ऑफ डीएनए और उनकी कॉपी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बनती है, तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रिप्लिकेशन कह रहे हैं. लेकिन जब हम क्वांटिटी बेस पर बात करते हैं, तो जो डीएनए आपके पास इनिशियल था, अब उसकी कॉपी हो गई तो डीएनए एग्जैक्टली डबल हो गया. तो हम जब क्वांटिटी रेफरेंस में बात करेंगे तो हम उसको डुप्लीकेशन कहें. वैसे रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में बहुत बड़ा अंतर नहीं. ठीक है, जब आप डीएनए के नेचर की बात कर रहे हैं तो रिप्लिकेशन की बात करेंगे एग्जैक्ट कॉपीज बन. ठीक है, अब इस प्रोसेस की वजह से, रिप्लिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जो कॉपीइंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से क्वांटिटी डीएनए की डबल हो गई. जब क्वांटिटी रेफरेंस में बात करेंगे तो डुप्लीकेशन कहलाएगा. एक डीएनए था, दो हो गए, डुप्लीकेशन. तो रिप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. एक प्रोसेस को शो कर रहा है, एक क्वांटिटी बेस पर रिजल्ट बता रहा है कि फाइनली हमारा डीएनए डबल हो गया, तो हम उसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं. तो जब भी आप रिप्लिकेट करोगे तो क्वांटिटी भी तो डबल करोगे, तो डुप्लीकेशन भी कहलाता है. समझ में आ गई बात? ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है डुप्लीकेशन रिप्लिकेशन में, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रिप्लिकेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ रेप्लिका बनती है, एग्जैक्ट कॉपीज. डीएनए रिप्लिकेशन का ये काम ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में हो. देखिए, इसका अकरेंस कब? इट अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल की एस फेज में होता है. ठीक है, और सेल साइकिल की एस फेज में, तो इसका मतलब एस फेज तो तभी आएगी ना जब सेल डिवाइड करना शुरू करे. तो ये ध्यान रखना कि जो सेल डिवाइड करती है ना, या जिसमें आगे जाकर के डिवीजन होगा कभी भी, तो जब डिवीजन होता है तभी डीएनए रिप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है. अगर कोई सेल आगे फर्दर डिवाइड ही नहीं करे तो ध्यान रखना उस सेल में कभी डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा. ठीक है, एक सेल को डीएनए अपने पेरेंटल सेल से मिला, वो डीएनए सफिशिएंट होता है. ठीक है, हम डीएनए केवल तभी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी डबल तब कर रहे हैं जब हमें भी अगली जनरेशन में भेजना है. अगर हम नेक्स्ट सेल नहीं बना रहे, नहीं कोई डिवीजन नहीं हो रहा, कोई सेल नहीं बन रही, तो कभी डीएनए रिप्लिकेशन नहीं किया जाए. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी सेल विल परफॉर्म डीएनए रिप्लिकेशन. ठीक है, और आप देखिए हमारी सेल में जितना डीएनए होता है ना, वो लगातार जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट से पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट ट्रांसफर हो रहा है. हम उसमें इंक्रीज नहीं करते. जैसे ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम, 46 डीएनए है, तो वही 46 हमें पेरेंट से मिले और हम भी प्रोजेनी में आगे वही ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, बस हम केवल उसको रिप्लिकेट करके उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए. बाकी उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी. जैसे आप देखिए, जब जाइगोट बना तो उसमें जितना डीएनए था, आज भी हमारी एक एक सेल में उतना ही डीएनए है. लेकिन क्या हमारे जाइगोट में जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन था, आज भी उतना ही है? नहीं, उसको हमने खूब सारा सिंथेसाइज कर चुके हैं.
वो सिंथेसाइज होता रहता है और यूज होता रहता है। डीएनए में ऐसा नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग क्वाइट यूनिक, ठीक है। तो ये रिप्लिकेशन सिर्फ एस फेज में होगा और एस फेज में होगा, और ये सारी चीज न्यूक्लियर मेन डीएनए की बात हो रही है, एंड दिस इज फॉर मेन जेनेटिक डीएनए। हमारा जो मेन जेनेटिक डीएनए है उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। मेन जेनेटिक डीएनए जो न्यूक्लियर डीएनए भी कह सकते हो आप, जो न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट है तो जो एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होते हैं। एक्स्ट्रा डीएनए के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो एस फेज में रिप्लिकेट हो। ये ने लिखा भी है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। देखिए प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में साइटोप्लाज्म में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए मिलता है। यूकैरियोट्स में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में एडिशनल डीएनए, प्रोकैरियोट में प्लाज्मिड मिलता है, सुना होगा आपने प्लाज्मिड। और ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का है, दे कैन रिप्लिकेट एट एनी टाइम। वहाँ एस फेज का बाउंडेशन नहीं। जैसे एक सेल है और एक सेल तो डिवाइड नहीं हो रही, सेल डिवाइड नहीं हो रही, तो हमारा जो मेन डीएनए है न्यूक्लियर डीएनए वो रिप्लिकेट नहीं होगा। लेकिन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर खुद डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो डीएनए वो रिप्लिकेट होगा, प्लास्टिड का डीएनए रिप्लिकेट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो अपनी नंबर बढ़ा देता है। तो ये जो एक्स्ट्रा डीएनए जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये वेट नहीं करते कि हमें एस फेज में रिप्लिकेट होना है, ये कभी भी रिप्लिकेट होंगे, दे रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेल साइकिल। और हमारा जो मेन न्यूक्लियर डीएनए जिसमें हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल है, वो तो केवल तभी रिप्लिकेट होगा जब सेल को डिवाइड करना है, और वो भी एस फेज में। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही तो फिर वो रिप्लिकेट नहीं होंगे। ये बात थोड़ी क्लियरली समझ लें, ठीक है। तो ये तो खैर डीएनए रिप्लिकेशन की एक जनरल बात हमने बताई कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या है। तो डीएनए का कॉपिंग मैकेनिज्म है एक तरह से, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन की अगर हम और बात करें तो आगे एक अगला पार्ट आता है मोड ऑफ रिप्लिकेशन। अब रिप्लिकेशन कैसे हो, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने 1952 के आसपास फाइनल दिया था। वॉटसन एंड क्रिक भी ये बात जानते थे कि हम डीएनए स्ट्रक्चर का, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर तभी वैलिड होगा जब वो डीएनए के रिप्लिकेशन को भी समझाए। वॉटसन एंड क्रिक ने थोड़ा रिप्लिकेशन का आइडिया भी दिया और आगे जाकर उन्होंने रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म भी दिया है। डीएनए रिप्लिकेशन को अलग अलग लोगों ने अलग अलग एफर्ट करके समझाने की कोशिश करी। डिफरेंट मोड्स वर सजेस्टेड कि हाउ द डीएनए गेट कॉपीड। मोड ऑफ रिप्लिकेशन डिफरेंट पर्सन्स अलग अलग मोड सजेस्ट करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव 3 मोड सजेस्ट किए गए अब तक, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रप्टिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। हालांकि इनमें फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में एक ही चीज़ प्रूव हुई, वो सेमी कंजर्वेटिव। वैसे इन तीनों मोड में फ़र्क क्या होता है? मोड ऑफ रिप्लिकेशन जो है हमारे पूरे मैकेनिज्म को डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ये कहता है कि डीएनए सेमी कंजर्व है। सेमी मीन्स हाफ, तो हाफ कंजर्व होता है, यानी कि इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और इस एक एक पुराने स्ट्रैंड के सामने फिर एक नया स्ट्रैंड कॉपी हो जाता है। बेनिफिट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन चली आ रही है वही की वही रही, इसमें इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं, हम कॉपी कर रहे हैं उसको देखकर। तो इसमें डीएनए में हमेशा एक तो नया स्ट्रैंड रहेगा और एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा, जिसको आप टेम्पलेट भी बोलोगे। जिसके सामने नया बनता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। तो 1 डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड 1 रिमेन ओल्डर डीएनए, ये सेमी कंजर्व पार्ट है। सेमी कंजर्वेटिव में एक सबसे बड़ी खास बात है कि इन्फॉर्मेशन के चेंज होने की नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि उसी के सामने हम कॉपी कर रहे हैं। एक मेथड सजेस्ट किया गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मेथड ये कहता है कि जो अपने पास डीएनए वो तो कंजर्व रहता है और वो पूरा रहेगा अलग, और वो पूरा एक नया डीएनए अलग से बनाएगा। मतलब ये जो डीएनए ये तो पूरा ओल्डर डीएनए सच है, और ये किसी मैकेनिज्म के थ्रू एक नया डीएनए बना देगा। तो नया डीएनए कंप्लीटली न्यू होगा, ओल्डर रिमेन कंप्लीटली ओल्डर, ठीक है। ये कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें पुराना डीएनए पूरी तरह से कंजर्व है या हाफ कंजर्व है, लेकिन इसके अंदर एरर के चांस ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि ये तो इनिशियल मोड है, मैकेनिज्म तो बाद की बात है। और एक मोड ये दिया गया कि नाइदर सेमी कंजर्वेटिव नॉर कंजर्वेटिव, इट इज डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव मोड ये कहता है कि डीएनए जो पुराना है उसके सेगमेंट हो जाते हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं, और उसमें बीच बीच में कुछ नए टुकड़े सिंथेसाइज हो जाते हैं। इस तरह से वो 1 से 2 हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक स्ट्रैंड इधर आ गया, अब इसके क्या ये टुकड़े हो गए देखिए, और टुकड़ों में बीच बीच में कुछ नए डीएनए का स्ट्रैंड आ गया।
तो ये पार्शली न्यू और पार्शली ओल्ड रहता है और सेगमेंटेड वे में ये बनता है। दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, ठीक है। सो ओवरऑल 3 मोड्स वर सजेस्टेड, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब बात आती है कि होता कौन सा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। देखिए पहले हमें मोड प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम मैकेनिज्म बता पाएंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अलग बता रहेगा, इसका अलग, इसका अलग। तो पहले हमें एक तरीका तो मालूम चले कि आखिर कॉपी होता कैसे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म की बात आई। तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स पर आगे आते हैं, तो आगे के टाइम में फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो सारे सेमी कंजर्वेटिव मोड के फेवर में ज़्यादा आए, और इसीलिए फाइनली डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव कंसिडर किया गया, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म दैट डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मोड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने ही सजेस्ट किया था कि हमारे अकॉर्डिंग तो सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए। उनका कहना है कि डीएनए जिस तरह से कॉइल्ड है, 2 स्ट्रैंड, उन्होंने बताया था पहली बार डबल स्ट्रैंडेड है, तो जब नया डीएनए बनेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे और उनके सामने एक एक नया बन जाएगा, तो 1 से 2 डीएनए हो जाएंगे, ऐसा कहना था वाटसन एंड क्रिक का। बाद में जाकर इन्होंने मैकेनिज्म दिया, इनिशियली इन्होंने सजेस्ट किया। अब सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, वाटसन एंड क्रिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, 2 और साइंटिस्ट हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन was given by Michelson and Stoll। Michelson और स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट से वाटसन एंड क्रिक के इस कंसेप्ट को बिल्कुल प्रूव किया कि दे वर राइट एंड रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो हम मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन पर बाद में आएंगे। पहले हम मिचेल्सन स्टॉल का छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो देखेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, और साथ में उन्होंने कंजर्वेटिव और डिस्ट्रक्टिव मोड रिजेक्ट कर दिए, और उसके बाद फिर मैकेनिज्म सेमी कंजर्वेटिव बेस पर ही आएगा। हमें एनसीईआरटी में भी पेज नंबर 104, 105 पर डीएनए रिप्लिकेशन जहाँ दिया, वहाँ मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया है। तो इनका एक्सपेरिमेंट समझे, देखिए इन्होंने क्या किया है, उसके बाद मैकेनिज्म पर आएंगे। मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, पहले ये ध्यान रखना, ही वर्कड ऑन ई कोलाई पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। एंड जो टेक्निक उन्होंने यूज करी, दे यूज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, मैंने इससे पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट बताए हैं आपको। एक एवरी मैक्लोइडी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट बताया था इन द जेनेटिक मटेरियल पार्ट ऑफ डीएनए, वहाँ भी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का थोड़ा सा आइडिया दिया था। सेंट्रीफ्यूगेशन एक रोटेटिंग टेक्निक है जिसमें हम अपने कंटेंट, हम अपने लिक्विड को, अपने मिक्सचर को एक एक्सिस के अलोंग तेजी से घुमाते हैं, तो जो उसके अंदर मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेयर्स में सेपरेट होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडवर्ग यूनिट, ये सारी बातें पहले भी बताई हैं। तो वही हाई स्पीड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लिया जो डेंसिटी के बेस पर सेपरेट करता है चीज़ों को, और साथ में इन्होंने एक और चीज़ यूज़ करी, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मल नाइट्रोजन होता है N40, सभी जानते हो। एक आता है नाइट्रोजन N50 नाइट्रोजन इज कॉल्ड हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, बट ये ध्यान रखना ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये नॉन रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन हेवी है, N14 की बजाय N50। सो दे यूज्ड नॉन रेडियो एक्टिव हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15। दे यूज्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक एंड दे वर्कड ऑन ई कोलाई ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट और कैसे पूरा काम किया गया, इनके एक्सपेरिमेंटल स्टेप देखिए। अब इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले उन्होंने कल्चर मीडियम लिया, ई कोलाई का कल्चर मीडियम, और उस कल्चर मीडियम में देखिए कल्चर मीडियम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करे। तो नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट था, जो नाइट्रोजन सोर्स था, बेसिकली वो अमोनियम क्लोराइड रहता है NH4Cl, वो डाला जाता है ताकि सेल उसमें से नाइट्रोजन अपने काम के लिए ले ले। तो नाइट्रोजन सोर्स उसमें जानबूझकर हेवी वाला डाला गया, N15 कंटेनिंग मीडियम बनाया गया, ठीक है, हेवी आइसोटोप वाला नाइट्रोजन मीडियम। उसमें हमने ई कोलाई उन्होंने ग्रो किया एंड अलाउड टू कल्चर फॉर सेवरल जनरेशन। अब लगातार उनको ग्रो कर, थोड़े से ई कोलाई डाल दिए और उनको कंटिन्यू ग्रो होने दिया। तो क्या हुआ, जैसे देखिए वो तो पुराना ई कोलाई तो कम था, अब जब नए ई कोलाई बनेंगे तो वो नए ई कोलाई न्यूट्रिएंट तो मीडियम से लेंगे, तो उसमें नाइट्रोजन जो मीडियम से लेंगे तो वो उनके अंदर हेवी आएगा। तो जब ये कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे इस कल्चर ट्यूब में सेवरल जनरेशन तक, तो जितने नए नए ई कोलाई बनेंगे उनमें नाइट्रोजन हेवी वाला इनकॉर्पोरेट होगा और वो नाइट्रोजन उनके डीएनए में भी चला जाएगा। डीएनए में तो नाइट्रोजन होता ही है ना। तो
What happen after several generation culture? All E. coli will have N15 in their DNA. तो धीरे धीरे ये N15 जो है इनके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को उन्होंने प्रूव करके भी देखा। अब उन्होंने इसमें से थोड़े E. coli निकाले और उनका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया उनके डीएनए का। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो ट्यूब होती है, इस तरह की क्लोज्ड ट्यूब होती है, तो उन्होंने देखा कि सारा डीएनए बॉटम में जाकर के इकट्ठा हुआ इस जगह पर, लोअर साइड। बॉटम में वही चीज कलेक्ट होगी जो हेवी होगी, जो लाइट होगा वो ऊपर आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये जो ट्यूब होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में एक सॉल्वेंट लिया जाता है, उसमें डीएनए रख करके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। ये जो सॉल्वेंट था ये है सीजियम क्लोराइड। आपको एनसीईआरटी में सारी चीजें मिलेंगी। सीजियम क्लोराइड मीडियम में डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो सारा डीएनए बॉटम में एक बैंड बनाता है, एक लेयर के फॉर्म में कलेक्ट होता है। बॉटम में आने का मतलब ये हैवी है। अगर नॉर्मल ई कोलाई का डीएनए लेंगे, ठीक है, और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये बैंड यहाँ ना आकर के बिल्कुल ऊपर आता है, मतलब उनका डीएनए लाइट है, और ये बॉटम में आ रहा है मतलब हैवी है। समझ में आई बात? अब उन्होंने देखिए 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, 2 सेट। अब उन्होंने 2 कल्चर मीडियम बना, N14 कंटेनिंग मीडियम। मतलब अब जो कल्चर मीडियम बनाया उसमें नॉर्मल मीडियम जो होता है वो N14 वाला ही होता है। ये तो स्पेशल मीडियम था जिसमें N15 रखा है। अब उन्होंने नॉर्मल ई कोलाई का कल्चर ले लिया, वो मीडियम में N14 नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन ही होता है, तो नॉर्मल कल्चर मीडियम लिया गया। अब उसमें ई कोलाई विद N15 ऐड किया गया इंटेंशनली। ये कहाँ से लाएंगे ई कोलाई? इस कल्चर ट्यूब में पड़ा है हमारे पास, इसमें सारा डीएनए N15 वाला हो गया, तो इसी में से थोड़े ई कोलाई इसमें डाल दिए और इसी में से इसमें भी डाल दिए। ओके, सो इन दोनों नॉर्मल नाइट्रोजन 14 वाले कल्चर मीडियम में वो ई कोलाई ऐड किया गया जिसके डीएनए में N15 था। हेवी डीएनए कंटेनिंग ई कोलाई इज नाउ कल्चर्ड इन N14 लाइट नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम एंड दे आर नाउ कल्चर्ड। किया क्या गया? पहले अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दे कल्चर्ड फॉर ओनली 1 जनरेशन, मतलब उन्होंने इस ई कोलाई को इसमें ऐड किया और सिर्फ एक जनरेशन के लिए ग्रो होने दिया। एक जनरेशन का मतलब जैसे आप ई कोलाई इसमें ऐड करोगे बस वो एक बार डिवाइड हो जाए, सिंगल जनरेशन। अब हमें कोई ई कोलाई दिखता थोड़ी जो हम देख लें कि बस एक बार डिवाइड होते रोक लो, कुछ भी नजर नहीं आता नेकेड आई से। बट हम ये जानते हैं कि ई कोलाई को डिवाइड होने में अप्रोक्सीमेट 20 मिनट लगते हैं। एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन में ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होता है। समझ गए? तो हमने क्या किया, जैसे इसमें ई कोलाई ऐड किए, इसको केवल 20 मिनट तक कल्चर किया ताकि उसमें वो एक बार डिवाइड हो जाए। इसको कहेंगे सिंगल जनरेशन डिवीजन। सो दे आर अलाउड टू कल्चर फॉर 1 जनरेशन ओनली एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन कल्चर्ड फॉर 20 मिनट्स ओनली। और 20 मिनट कल्चर करने के बाद इनका भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया और ट्यूब में अगर जब हमने इसका बैंड देखा तो बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। इसका बैंड अब इससे थोड़ा सा अपर साइड में लेकिन बीच में आया। सो जस्ट आफ्टर 20 मिनट कल्चर ऑफ heavy DNA containing E. coli in light medium, the band position shifted upward and it is almost now in middle position, बीच में आ गया। समझ में आई बात? और सेम ऐसे दूसरे कल्चर ट्यूब ली थी, उसमें भी उनको कल्चर किया, बट इसको 1 जनरेशन के लिए था, इसको 2 जनरेशन के लिए कर ली। और 2 जनरेशन 2 टाइम्स डिवाइड हो जाए। 2 जनरेशन के लिए करना क्या है, जहाँ 20 मिनट कल्चर किया 40 मिनट कर लो। 20 मिनट की एक जनरेशन है इसकी। 40 मिनट कल्चर करने में सेल 2 बार डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो जो कल्चर ट्यूब आई उसमें और सरप्राइजिंग रिजल्ट था। उसमें ये मिडिल बैंड तो था ही था, एक और बैंड ऊपर बन गया और भी इससे भी हल्का बैंड बना। बट हैवी डीएनए वाला बैंड अब नहीं आ रहा, या तो बीच का आ रहा है या बिल्कुल लाइट आ रहा है। ये रिजल्ट उनको मिले। इस रिजल्ट से उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। देखिए सबसे पहले तो देखें जस्ट आफ्टर 20 मिनट व्हाट हैपन। अब आप तो ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आते हैं तो 20 मिनट 40 मिनट 20 मिनट की जनरेशन है। अब आपसे पूछे 60 मिनट बाद क्या होगा और 80 मिनट बाद क्या होगा, तो आप देख लो कितनी जनरेशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि जस्ट आफ्टर 1 जनरेशन आफ्टर 20 मिनट इफ देयर इज नो लाइट डीएनए नो हेवी डीएनए, हेवी डीएनए यहाँ आता है, लाइट डीएनए बिल्कुल ऊपर आता है। There is neither light DNA band nor heavy DNA band, it is intermediate, बीच में आ रहा है। इसका मतलब इस डीएनए की डेंसिटी लाइट से ज्यादा और हेवी से कम बीच की है। ये हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, अब इनका कहना है कि अगर यहाँ पर डीएनए कंजर्वेटिव होता, कंजर्वेटिव मोड होता,
तो हमने क्या कहा था, कंजर्वेटिव मोड में पुराना डीएनए तो पुराना ही रहता है और नया पूरा नया बनता है। अब हमारा पुराना डीएनए तो हैवी वाला है और नया जो बनेगा वो तो लाइट वाला बनेगा। अगर कंजर्वेटिव मोड होता तो हमें यहाँ 2 बैंड मिलने चाहिए, हैवी वाला बैंड अलग मिलता, लाइट वाला अलग मिलता। ठीक है, 2 बैंड ना मिलकर के एक ही बीच की डेंसिटी का मिल रहा है, तो यही प्रूव हो गया कि कंजर्वेटिव तो नहीं है। ठीक है, अब या तो ये सेमी कंजर्वेटिव है या डिसरप्टिव है, क्योंकि इसी में बीच का डिसरप्टिव में भी हो सकता है, डिसरप्टिव में टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बीच में नया नया बन जाएगा। तो पुराना आपका हैवी वाला है, उसके टुकड़े होकर बीच में लाइट डीएनए के बैंड बन गए, तो वो हैवी लाइट मिला के इंटरमीडिएट आ सकता है डिसरप्टिव में भी। और सेमी कंजर्वेटिव में भी एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया है, तो ये भी क्या आ सकता है, हाइब्रिड बीच का आ सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन के रिजल्ट के बाद कंजर्वेटिव नहीं है ये प्रूव कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने सेकेंड जनरेशन का जब किया, 2 जनरेशन के लिए, तो जो 2 बैंड आए इससे प्रूव हो गया कि डिसरप्टिव भी नहीं है। कैसे डिसरप्टिव होता, देखिए यहाँ क्या आ रहा है, एक तो चलो वही इंटरमीडिएट बैंड आ रहा है, एक अब आ गया लाइट। तो ये लाइट बैंड कैसे आया, अगर डिसरप्टिव मोड होता तो हमेशा ही टुकड़े होते हैं ना उसके, तो और हमेशा टुकड़े होते तो हमेशा इंटरमीडिएट बैंड ही आता, फिर तो पूरी तरह से लाइट तो नहीं आया, और पूरी तरह से लाइट आने का मतलब भी डिसरप्टिव भी नहीं है। अब देखिए इन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया डीएनए बना करके, इसको और अच्छे से समझें, हाउ इट इज बीइंग एक्सप्लेन लाइक दिस। देखिए ये था वो डीएनए, हमारा फर्स्ट जो कल्चर ट्यूब थी वो यही वाली थी, इसमें बॉटम में बैंड आया था N15, हम मान रहे हैं इसको। देखिए ये चीज़ यूँ, हमने जो शुरू का डीएनए लिया था वो तो हैवी था ना, तो उसके दोनों स्ट्रैंड में N15 था, ये डीएनए था हमारे पास। अब इस डीएनए को हमने इस कल्चर ट्यूब में डाला 20 मिनट के लिए, तो जो सेकेंड ट्यूब में हमें बीच का बैंड आया, तो 20 मिनट बाद अगर हम सेमी कंजर्वेटिव मान रहे तो क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। तो ये एक तो हैवी स्ट्रैंड है, इसके सामने नया जो बना ये क्या बना, लाइट वाला बना। सो 1 स्ट्रैंड विद हैवी डीएनए, हैवी नाइट्रोजन, 1 स्ट्रैंड विद लाइट नाइट्रोजन। तो ओवरऑल इसकी डेंसिटी न तो हैवी वाली रहेगी न लाइट वाली, बीच की आएगी। ठीक है, जहाँ 100% पहले हैवी लिए थे, 20 मिनट बाद 100% देखिए क्या हो गए, हैवी से ये क्या हो गए, हाइब्रिड। और यही आपको ये बैंड दिखता है। तो इस बैंड से ये बैंड इस तरह से आया, हम डायग्राम से शो कर सकते। नाउ फिर 40 मिनट वाले में क्या हुआ, नेक्स्ट 20 मिनट और ग्रो हुआ, ये 20 मिला के 40 हो गए। एनसीईआरटी में जब इस तरह का डायग्राम दिया तो उन्होंने यहाँ 20 मिनट और यहाँ 40 मिनट लिखा है। ये 40 मिनट यहाँ से यहाँ का नहीं है, ये 40 मिनट स्टार्ट से काउंट करना है, ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग से 40 मिनट आएगा और स्टार्टिंग से 20 मिनट, ये वो उन्होंने यहाँ गलती से जो 40 मिनट लिखा है, यूँ में सोचना कि 20 के बाद यहाँ 40 मिनट है, यहाँ भी 20 मिनट ही है। और 20 मिनट में फिर से ही डिवाइड हुआ, तो देखो आगे की सिचुएशन अगर हम सेमी कंजर्वेटिव से चले तो क्या होगा, ये हैवी डीएनए गया इधर और ये लाइट आ गया इधर। अब इसके सामने नया, क्यों नया जो भी बनेगा, नया तो वैसा ही बनेगा जैसा मीडियम है। मीडियम में हमने लाइट नाइट्रोजन ले रखा है, नॉर्मल मीडियम, तो अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो सब लाइट बनेंगे। तो इस हैवी के सामने भी नहीं, जैसे यहाँ बना ये से यहाँ बना, और ये वाला जो स्टैंडर्ड है इसके सामने भी है, मतलब तो ये तो पूरा ही लाइट हो गया। और ये हाइब्रिड है, सेम इधर भी यही है। तो अब देखिए आफ्टर 2 जनरेशन टोटल डीएनए हो गए 4 डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें से 2 तो बने पूरी तरह से लाइट और 2 बने हाइब्रिड, हैवी यहाँ पे नहीं आया, ये 2 बने। सो आफ्टर 40 मिनट 50% हाइब्रिड डीएनए, 50% लाइट डीएनए, 1:1 के रेशियो में। और इसीलिए आपको देखिए एक लाइट का बैंड भी मिला, क्योंकि 50% लाइट डीएनए बन रहे, तो ये जो लाइट वाला बैंड है वो N14 का है, और ये हाइब्रिड वाला है N15 N14 का, ये वाला तो वो का वही एक नया बैंड बना। तो ये नया लाइट बैंड क्यों बना वो अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 जनरेशन तक जो उन्होंने जो जनरेशन वाइज कल्चर किया था उसके रिजल्ट है। आप इसको डीएनए के बेस पर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपसे कोई पूछा जाए व्हाट हैपन आफ्टर 60 मिनट, आफ्टर 80 मिनट का क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ रखा है, तो क्या करना है, 60 मिनट मतलब कितनी बार कल्चर करना है, 3 टाइम्स, एक बार और 20 के लिए कल्चर करो। तो देखिए अब यहाँ कितने 4 डीएनए हो गए, 20 मिनट और करोगे तो 4 के कितने हो जाएंगे, 8। एवरी टाइम डीएनए गेट डबल, क्योंकि रेप्लिकेट हो रहा है तो हर बार डीएनए डबल हो जाएगा पहले से। तो 4 डीएनए के 8 डीएनए हो जाएंगे 60 मिनट में, ठीक है, और 8 डीएनए के 16 डीएनए हो जाएंगे 80 मिनट में। 4 जनरेशन हो गई, समझ गए। अब उसमें एक चीज देखिएगा, अगर आप हैवी डीएनए को लाइट मीडियम में ग्रो कर रहे हैं तो सेकेंड जनरेशन पे तो सारा हाइब्रिड आएंगे, थर्ड से फिर उसके बाद आप देखो क्या होगा, आपका पास हैवी स्ट्रैंड तो 2 ही रहे ना, अब तो नया बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो मीडियम लाइट है, तो बस ये 2 ही होंगे और यही चलते जाएंगे। टोटल 4 डीएनए हैं,
उसमें से भी 2 में ये हैवी पहुंचेंगे, मतलब ये 2 तो हाइब्रिड बन जाएंगे, बाकी सारे लाइट बनेंगे। अब 4 के बाद 60 मिनट में 8 हो जाएंगे, तो भी 8 में भी क्या हुआ, ये तो 2 में ही जाएंगे ना, यूं कहीं वहां बढ़ा लो इनको एक बार हो, तो ये तो केवल 2 में ही गए, तो उन 8 में से 2 तो बनेंगे हाइब्रिड और बाकी सारे क्या बनेंगे, लाइट। तो 8 में से हाइब्रिड कितने रहेंगे, 2 और 6 हो गए लाइट। 80 मिनट में होगा 16 डीएनए, तो 16 में भी 2 ही हाइब्रिड रहेंगे, बाकी 14 क्या हो गए, लाइट। एनसीईआरटी पूछती है 80 मिनट बाद हाइब्रिड और लाइट का क्या रेशियो होगा, तो हाइब्रिड टोटल डीएनए 16, हाइब्रिड 2, लाइट 14, 2:14। समझ गए। इस तरह से कितनी भी जनरेशन बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड डीएनए का मिलना और आफ्टर 2 जनरेशन हाइब्रिड और लाइट डीएनए का मिलना, ये बैंड्स जो मिलते हैं यही इंडिकेट करता है कि न तो ये कंजर्वेटिव है न ही डिस्क्रिप्टिव है, रेप्लिकेशन इज टोटली सेमी कंजर्वेटिव। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था मीजल्स एंड स्टॉल का सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस डायग्राम को आप एनसीईआरटी से भी देख के समझ लें, बाकी ये एक बेसिक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या रहा, दस इन देयर एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड डीएनए आफ्टर फर्स्ट जनरेशन and hybrid and light DNA after 2 generation clearly indicates that DNA replication is neither conservative nor disruptive, it is only semi conservative। ये सेमी कंजर्वेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी जनरेशन बाद कितने लाइट डीएनए कितने हेवी डीएनए, तो वो कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि व्हेन ए सेल विद हेवी डीएनए, कंडीशन साफ है, हेवी डीएनए कंटेनिंग सेल इज ग्रोन इन लाइट मीडियम, हेवी डीएनए वाली सेल को लाइट मीडियम में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर n नंबर ऑफ जनरेशन। नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालोगे, 20 से डिवाइड कर लो, 40 मिनट 2 जनरेशन, 60 मिनट 3 जनरेशन, लाइक दिस 20 मिनट की जनरेशन है। तो सबसे पहले तो आप देख लो, जैसे 80 मिनट का है आपको, तो 80 मिनट का मतलब हो गई 4 जनरेशन, 20 20 20 20, तो n की वैल्यू वो आ जाएगी। और क्योंकि हर बार डीएनए डबल होता है, तो कितनी जनरेशन बाद कितने डीएनए रहेंगे, ये आप एक फॉर्मूला 2 टू द पावर n से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 जनरेशन 40 मिनट, तो n की वैल्यू 2 होगी, 2 टू द पावर 2 4 डीएनए। 60 मिनट 3 जनरेशन 2 टू द पावर 3 8 डीएनए। 80 मिनट 4 जनरेशन 2 टू द पावर 4 16 डीएनए। तो टोटल डीएनए कितने बनेंगे, वो तो 2 टू द पावर n से आ जाएगा। समझ गए, आपको बस जनरेशन बतानी, और उसके लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कितनी जनरेशन। उसके बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, चाहे कितनी भी जनरेशन हो, हाइब्रिड तो मैंने आपको बताया वो 2 ही चलते जाएंगे, बस 2 ही हैवी स्ट्रेंथ है, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो चाहे कितनी भी जनरेशन हो, हाइब्रिड डीएनए तो कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। ये मीजल्स एंड स्टॉल के बेस पर कर रहे हैं हम, तो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा। ठीक है, कि अगर उन्होंने 80 मिनट तक किया होता तो क्या होता, तो फिर आप बता, हाइब्रिड तो हमेशा 2 ही रहेंगे, और उसके बाद बचे हुए सारे लाइट बनेंगे, तो नंबर ऑफ लाइट डीएनए क्या हो जाएंगे, 2n 2 टू द पावर n टोटल है, उसमें से -2 कर लो, रिमेनिंग सारे लाइट डीएनए हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ हेवी डीएनए, तो क्या करेंगे, हेवी डीएनए एक भी नहीं रहा, हाइब्रिड और लाइट बनेंगे। अब हाइब्रिड वाला लाइट से तो हेवी है, लेकिन जो पूरी तरह से हेवी होता है वैसा नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी जनरेशन हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल विल बी देयर, उनमें से कितने हाइब्रिड होंगे और कितने हेवी होंगे, सॉरी लाइट होंगे, ये आप बता सकते हो, कैलकुलेशन ध्यान रखिए। लेकिन इनमें कंडीशन पहले क्लियर है कि हेवी डीएनए कंटेनिंग सेल को हम लाइट मीडियम में ग्रो करें। सपोज कई बार आपको और कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर देते हैं कि लाइट डीएनए कंटेनिंग सेल को हेवी मीडियम में ग्रो करेंगे तब क्या होगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, अब हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर डीएनए लाइट है और मीडियम हेवी है, ठीक है, तो शुरू में तो सारे लाइट रहे, फर्स्ट जनरेशन बाद तो हाइब्रिड ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या हो जाएगा, हाइब्रिड 2 ही रहेंगे, बीच में जो लाइट आते थे वो सारे हेवी आने लग जाएंगे, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। ये तो वही रहेंगे हाइब्रिड डीएनए और ये सब, बस आपको लाइट डीएनए की जगह हेवी डीएनए हो जाएगा। अगर मीडियम हेवी उल्टा कर दोगे कि लाइट डीएनए को हेवी मीडियम में लेंगे तो फिर यहाँ हेवी बनने लगेंगे, और अगर हेवी डीएनए को लाइट मीडियम में लेंगे तो बाद में लाइट बनेगी। ये मीजल्स एंड स्टॉल के अकॉर्डिंग है। बाकी क्वेश्चन में जो कंडीशन दी जाए उसको अच्छे से पढ़ लें, और पूरा मैंने आपको जो ये जो जिस तरह का
ये आपको चार्ट बताया, ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या है, गिवन क्या है और कितने जनरेशन करना है। नहीं समझ में आए तो खुद ही बना लो, 2 जनरेशन 3 जनरेशन डीएनए बनाते जाओ, पता चल जाएगा कितने हाइब्रिड है कितने लाइट है। ठीक है, तो ये तो खैर मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन शो करता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये हमने इनिशियल पार्ट लिया। अब हम रिप्लिकेशन पर आगे चलते हैं। तो रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इस चीज़ का प्रूफ मीजल्सन स्टॉल ने तो दिया, लेकिन सेम इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने भी किया है। इनके बारे में भी 2 लाइन हमें एनसीईआरटी में दी है। सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन वाज डन बाय टेलर एट ऑल। एट ऑल जो लगाया जाता है, ये एट ऑल का मतलब होता है टीम, ग्रुप। टेलर और उनकी पूरी टीम, टेलर एट ऑल, इन्होंने भी सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इन्होंने प्लांट पर काम किया, विसिया फैबा प्लांट। ठीक है, इन्होंने प्लांट पर काम किया था, विसिया फैबा, उन्होंने इकोलाई पर काम किया था, और उन्होंने हेवी आइसोटोप लिया था, बट वो नॉन रेडियो एक्टिव था, नाइट्रोजन। और इन्होंने क्या यूज किया, दे यूज रेडियो एक्टिव थायमिडीन, जो थायमिन यूज होता है डीएनए में, उसको रेडियो एक्टिव बना करके फिर इन्होंने प्रूव किया है। तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज करके विसिया फैबा प्लांट पर टेलर एंड उनके ग्रुप ने भी सेमी कंजर्वेटिव मोड प्रूव किया है, जैसा कि ई कोलाई पर काम करके मीजल्सन स्टॉल ने किया है। ये एक्सपेरिमेंट, ये लाइन जो एनसीईआरटी की लाइन है, ये एआईपीएमटी में पूछ भी जा चुकी है। तो मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को तो पूरा दे रखा है कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, और साथ में एक ब्रीफ में ये भी बता रखा है कि इसके साथ साथ इस कुछ और लोगों ने भी सेमी कंजर्वेटिव प्रूव किया, उसमें एक नाम ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म पर आने से पहले एक छोटा सा पार्ट है एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब अब डीएनए रेप्लिकेशन का मोड समझ में आ गया, सेमी कंजर्वेटिव है, अब हम एंजाइम पर बात करते हैं। एंजाइम, डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन सा है और उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम मैकेनिज्म पर आएंगे। सो मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और ये एक ही मेन एंजाइम है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए रेप्लिकेशन करना है मतलब आपको बनाना क्या है, डीएनए, और डीएनए बनाना तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज लेंगे, आरएनए बनाना होता है तो आरएनए पॉलीमरेज लेते हैं। तो यहाँ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और बना किससे रहे हो, पुराने डीएनए से तो नया डीएनए बना, तो डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो टेम्पलेट क्या रहेगा, डीएनए। डीएनए से डीएनए बनाना तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज पुराने डीएनए स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट की तरह यूज करेगा और उसके सामने नया बनाएगा, वही सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, इस एंजाइम के बारे में प्रोकैरियोट यूकैरियोट में स्लाइट डिफरेंस है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। ठीक है, हम मैकेनिज्म में दोनों चीजें लेते हैं, वैसे हम प्रोकैरियोटिक बेस पे ज्यादा देते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। लेकिन ध्यान रखना, यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप के देखे गए हैं। इन यूकैरियोट 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इसको कहा जाता है ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये 5 टाइप है। ज्यादा फर्क नहीं, खेल नेमिंग अलग दी, वहाँ 1, 2, 3 कर रखा है, वो जो 1, 2, 3 है वो करीब करीब अल्फा, बीटा, गामा ही है। ठीक है, और बाकी 2 एडिशनल और होते हैं, हालांकि हैं बहुत सारे, काम एक ही आता है, ज़्यादातर जो मेन यूज है वो एक का ही है। तो यूकैरियोट में 5 टाइप्स हैं, अल्फा बीटा करके दिए गए हैं, और प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप है जो हम पॉलीमरेज 1, 2, 3 करके देंगे। पहले तो ये ध्यान रखना। और जो पॉलीमरेज 1, 2, 3 है उधर वो अल्फा बीटा गामा इक्विवेलेंट ही हैं। तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अगर हम 1 लिख रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है यूकैरियोट में अल्फा हो जाएगा, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। वहाँ कुछ एडिशनल एंजाइम जरूर हैं, बट मैकेनिज्म हम कॉमन बेस पे लेंगे। ठीक है, अच्छा, पॉलीमरेज 1, 2, 3 का भी डिफरेंस समझ लें। पॉलीमरेज 1 जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसको बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम, क्योंकि एक साइंटिस्ट कॉर्नबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। कॉर्नबर्ग ने इसको सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था पॉलीमरेज में, वो यही था। पहले तो यही माना गया कि यही मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का। आगे जब फर्दर स्टडी हुई तो पता चला कि कॉर्नबर्ग का जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये मेन एंजाइम नहीं है, और ये तो मेन रिपेयर एंजाइम। डीएनए में हमने कहा था रिपेयरिंग एक्टिविटी होती है, डीएनए अपने खुद का रिपेयरिंग भी कर लेता है, तो ये मेन रिपेयर एंजाइम है। और इसका मेन फंक्शन भी देखा गया कि इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए एंड फिल्स द गैप।
ये रिपेयरिंग का काम है, गैप फिल करना, आरएनए प्राइमर हटाना। बस आप अभी इसको समझ नोट कर लें, बाकी मैं भी मैकेनिज्म में बताऊंगा ये करता क्या है, ये आरएनए प्राइमर क्या है, गैप क्या है, ये सब आगे आएगा मैकेनिज्म में। तो ये रिपेयरिंग का एंजाइम है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये बहुत रेयर है और कम ही काम आता है, रेयर एंड लीस्ट रिएक्टिव, ये ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, ठीक है। ये तो केवल तब काम करता वो देखा गया जब कभी वन नहीं हो बाई चांस, अदरवाइज सेकंड का कोई ज़्यादा काम नहीं। और ये भी वन की तरह है तो रिपेयर एंजाइम, ये भी रिपेयरिंग का एंजाइम। जो हमारा रिप्लिकेशन का मेन एंजाइम है, जो पुराने डीएनए से नया डीएनए बना रहा है, वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दिस इज द मेन एंजाइम, ठीक है। मेन रिप्लिकेशन एंजाइम यही है, कई बार इसको रिप्लिकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 है, लेकिन मेन एंजाइम थर्ड वाला है, ठीक है। और ये 1, 2, 3 प्रोकैरियोट में 3 है, यूकैरियोट में 5 हो जाते हैं, वहाँ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन और हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 1 और 2 जो है वो रिपेयर एंजाइम है, और 3 वाला जो है ये मेन एंजाइम। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाते समय बता दिया था कि जब भी कोई नया डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए स्ट्रैंड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड बनता है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्शन में बनेगा, वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगा। अब मैं वापस उस चीज़ को पुराना रिकॉल नहीं कराऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि 5 to 3 ही क्यों बनेगा। मैंने वहाँ भी कहा था कि हम जब आगे डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो ये बार बार हमारा आएगा। तो ये तो हम जानते हैं कि नया स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 बनता है। एक्चुअली पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, तो 5 to 3 थर्ड एंड पर ही तो हमेशा नया आके जुड़ता है। तो पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, 5 to 3। जितने पॉलीमरेज एंजाइम है वो 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करते हैं और पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर इन पॉलीमरेज एंजाइम को आप उल्टा चला दें, 5 to 3 डायरेक्शन की बजाय 3 to 5 डायरेक्शन में चला दें, तो ये अपना काम रिवर्स करते हैं। 5 to 3 में तो क्या कर रहे हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके पॉलीमराइजेशन करके चेन बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसको 3 to 5 चला दोगे तो ये न्यूक्लियोटाइड रिमूव करने लग जाएंगे, उल्टा है, एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड हटा देते हैं। और जब किसी भी डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए स्ट्रैंड से एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड टर्मिनल एंड से हटाते जाएंगे तो उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। एक्चुअली देखिए, हमारे अंदर पॉलीमरेज अलग एंजाइम है, बाकी इसके अलावा एंजाइम और भी है, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। एक एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है जिसमें डीएनए को एंजाइम द्वारा कट किया जाता है, और वो एंजाइम डीएनए को बिल्कुल एंड पर कट करता है, एक न्यूक्लियोटाइड हटा देता है किनारे, और जो बीच में कट करता है वो एंडोन्यूक्लियस होता है, उसकी तो बाद में बात करेंगे। तो ये एंजाइम जो होता है आपका पॉलीमरेज एंजाइम, अगर ये रिवर्स चले तो ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, और बजाय के न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के ये हटाने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी शो करते हैं और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करते हैं। किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन, तो ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए लिख रखा है पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीनों ही पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कब रहेगी इनकी, 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी पॉलीमरेज एंजाइम 5 to 3 पॉलीमराइजेशन करेगा। लेकिन अगर ये रिवर्स चले तो फिर ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेंगे, और 3 to 5 डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड ऐड न करके हटाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस की तरह कट करने का काम करते हैं, एंड से हटाने लगते हैं। तो 3 to 5 डायरेक्शन में सारे के सारे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है अलग से, और वो है डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में, कि पॉलीमरेज 1 में 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन और 5 to 3 ही डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी मिलती है। ये एक स्पेशल फीचर है इसका। तो पहले तो जनरल बात ध्यान रखनी है, ऑल द पॉलीमरेज एंजाइम हैव द पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी इन 5 to 3 डायरेक्शन एंड हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 3 to 5 डायरेक्शन। याद रहेगा, 5 to 3 में चलेंगे तब तक तो पॉलीमराइजेशन करेंगे, अगर 3 to 5 चलेंगे तो पॉलीमराइज नहीं करेंगे बल्कि और चेन को काटते जाएंगे, हटाते जाएंगे, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और आपसे बस पूछा ये जाएगा, ये तो जनरल बात होगी कि विच एंजाइम हैव 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस आल्सो। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 5 to 3 डायरेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन में ये 5 to 3 डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस होगा। मतलब ये 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है और एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पर, ज़रूरत के हिसाब से। ये दोनों तरह की एक्टिविटी शो करता है। तो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एंड 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोथ फाउंड इन डीएनए पॉलीमरेज 1। बाकी रेस्ट ऑफ द अदर एंजाइम ऑलवेज हैव 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एंड 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ये एक स्पेशल केस है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये सब अभी आगे मैकेनिज्म में यूज होगा।
तो ये मेन एंजाइम है। एंजाइम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रिप्लिकेशन का मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो प्रोकैरियोट में 3 और यूकैरियोट में 5 टाइप्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट के 3 हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, यूकैरियोट्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, इसमें से 1 वाला सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। हालांकि ये मेन एंजाइम नहीं मिला और मेन एंजाइम जो है बाद में आया डीएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 और 2 दोनों ही रिपेयरिंग के एंजाइम हैं। ठीक है, सारे पॉलीमरेज एंजाइम 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करते हैं और 3 to 5 डायरेक्शन में वो और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। बस डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो 5 to 3 भी एक्सोन्यूक्लियस शो कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म से पहले का इनिशियल पार्ट बताया। ठीक है, कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्यों है, कैसे है, इसको प्रूव किया गया मीजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद में इसका एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अब हम अगले सेगमेंट में डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म पर आएंगे कि आखिर कैसे डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है।